लीजिए बात कर लीजिए। लीजिए मम्मी जी, दीदी का फोन है, बात कर लीजिए। क्या मेरी भावना का फोन है? जी मम्मी जी। हेलो, हाँ बेटा भावना, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ मम्मी, लेकिन आप अपना फोन कहाँ रख देते हो? एक बार में कभी भी आप फोन नहीं उठाते हो। अरे बेटा, लगता है फोन मैं कमरे में भूल आई, यहाँ सामने बैठकर टीवी देख रही थी। अच्छा बताओ, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मम्मी। सुनो ना मम्मी, मैं कह रही थी कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ मेरे ससुराल आ जाते। अरे जाओ नंदिनी, जाकर अपना काम करो। जी मम्मी जी। क्या हुआ बताइए ना मम्मी, क्या मेरे घर आने के लिए आपको इतना सोचने की जरूरत है? अरे बेटा, फिर भी मैं तेरी माँ हूँ और लड़की के ससुराल में ऐसे आकर रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अरे मम्मी, अब आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर पर और इस घर के लोगों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज चलता है। लेकिन बेटा, मेरे आने से बेकार में तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। अरे नहीं माँ, इतना क्यों सोच रहे हो आप? अब जो ना मैं बोलती हूँ वही होता है इस घर में, और यहाँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मम्मी, क्या मेरी सास बैठकर दिन भर खाती रहेगी? अरे मैं उनसे काम लेती हूँ सारा। आप बस आ जाइए मम्मी, ज्यादा चिंता मत कीजिए इधर उधर की। मैं आपके आने से पहले सारा इंतजाम करवा लूंगी अपनी सासू माँ से। आप यहाँ आकर दिन भर आराम करना और भाभी को वहाँ घर की साफ सफाई का काम बताकर आ जाओ। आखिर भाभी की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना अपने ससुराल के प्रति। ऐसा नहीं कि आप आ गए तो वो आराम फरमाएंगी, इसलिए उन्हें अच्छा ढेर सारे काम हाथों पे गिना कर आ जाओ। वो तो सब ठीक है भावना, मैं आ भी जाऊंगी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा वहाँ आकर रहना और तुम्हारी सास का इतना काम करना, कहीं दामाद जी को बुरा लग गया तो? और वैसे भी तुम्हारे पापा तो आएंगे नहीं, वह तो ना जाने कौन से जमाने की बात करते हैं। तुझे तो मालूम ही है, तेरे पापा के अनुसार ना बेटी के ससुराल तो ना के बराबर ही आना जाना चाहिए। अरे मम्मी, आप छोड़िए ना पापा की बात, पापा को वहीं रहने दीजिए, पापा की देखभाल भाभी कर लेंगी, लेकिन प्लीज आप आ जाइए। सोचिए मम्मी, जब आप यहाँ आ जाएंगी तो हम खूब शॉपिंग करेंगे, खूब मजे करेंगे, और आप वहाँ रहती है ना तो ना चाहते हुए भी आपको भाभी की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि आप भाभी की मदद नहीं करते हो तो पापा आपसे नाराज हो जाते हैं। और रही बात मम्मी आपके दामाद की बात, तो वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ना वो तो अब मेरे काबू में है। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हारे पापा से बात कर लेती हूँ और कल आती हूँ फिर तुम्हारे घर। हाँ मम्मी, आइए आइए, मैं सारा इंतजाम करवा लेती हूँ। माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ चली गई है? इनके कान में क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? क्या हुआ बहू, कहाँ थी आप? माँ जी, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ मैं आपको। मैं तो रसोई में पोछा लगा रही थी। अच्छा सुनिए माँ जी, मेरी माँ आने वाली है कल। ये तो अच्छी बात है बहू। हाँ तो आगे भी तो सुनिए, मेरी माँ को ना गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उनके आने से पहले घर की सारी साफ सफाई हो जानी चाहिए, और जब साफ सफाई हो जाए तो सूखा नाश्ता बनाकर रख दीजिएगा। शाम को मेरी मम्मी को चाय के साथ मठरी और नमक पारे खाने की आदत है। अरे खाना पीना या सूखा नाश्ता बनाने तक तो ठीक है बहू, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन घर की साफ सफाई, स्टूल पर चढ़कर दीवारों से झाला निकालना, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं कहीं स्टूल कुर्सी पर चढ़ी और नीचे गिर गई तो सोचो, मेरी तो हड्डियां ही टूट जाएगी, फिर मेरी सेवा तुम्हें ही करनी पड़ जाएगी। हाँ ये भी बात सही है, अगर आप स्टूल से गिर गई तो मुझे आपकी सेवा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आपकी सेवा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ जी, तो आप दिन भर ये फटी पुरानी साड़ियाँ पहनकर घर के कामकाज करती ही क्यों है? एक काम कीजिए, ये साड़ी पहनना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये फटी पुरानी साड़ियाँ पहनकर यदि आप साफ सफाई के लिए ऊपर चढ़ेंगी और कहीं साड़ी फंस गई तो आप गिर जाओगी, और गिरोगी तो मुझे फिर आपकी सेवा करनी पड़ेगी। उससे तो अच्छा है माँ जी, ये साड़ी पहनना छोड़ दीजिए आप। मेरे पास ना कुछ पुराने सूट रखे हुए हैं, आज से आप वही पहनिए, क्योंकि सलवार सूट पहनकर काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? घर के कामकाज करवाने के लिए तुम मेरा पहनावा बदलना चाहती हो? अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लोगों के पास तो कुछ और काम है ही नहीं, वो आपको ही देखते रहेंगे। आप अपने आप को क्या ऐश्वर्या राय समझती हैं? देखो जितना बोल रही हूँ ना बस उतना कीजिए, आपको तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए, काम के न काज के और दुश्मन अनाज के। इसलिए ना अब आप चुपचाप काम पर लग जाइए, वरना आपको पता है ना, यदि आपने मेरे कहे अनुसार कामकाज नहीं किया तो आपकी इस महीने की दवाई गोली बंद करवा दूंगी मैं। ठीक है बहू, मेरी दवाई गोली बंद मत करवाओ, मैं तुम्हारे कहे अनुसार घर के सारे कामकाज कर दूंगी। आज मैं नाश्ता पानी बना लेती हूँ और कल घर की साफ सफाई कर लूंगी। ठीक है, साफ सफाई नहीं करूंगी तो बहू दवाई गोली नहीं बुलाएगी। अरे कितनी लाचार और बेबस हो गई हूँ मैं आज अपने बहू बेटे के सामने। जब तक ये जीवित थे मैं इस घर में महारानी की तरह रहती थी, लेकिन इनके जाने के बाद तो बहू ने जैसे सारे घर में कब्जा ही कर लिया है और मुझे अपना गुलाम बनाकर रखा है। बेचारी सावित्री जी अपने बहू के बताए अनुसार आज वो पूरा नाश्ता बनाती है और कल सुबह से बहू के फटे पुराने सूट पहनकर घर की साफ सफाई में लग जाती है। अरे इस बेंच में खड़ी जरूर हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर गिर गई तो कोई ना कोई हड्डी टूट जाएगी मेरी। एक तो जब से होश संभाला है मुझे याद ही नहीं कि मैंने सूट कब पहना था, और ये सूट में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, अगर कोई देख लेगा तो मुझ पर हंसेगा। अरे माँ जी, क्या टाइम पास कर रही हैं आप? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, मेरी माँ बस आती ही होगी। बहू, मुझे बहुत डर भी लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी ऐसा लग रहा है। अरे माँ जी, ये ड्रामा छोड़ो, अंदर और भी सफाई करनी है आपको। बेचारी सावित्री देवी जी अपनी बहू का ऑर्डर मानकर डरते हुए सीढ़ी और स्टूल पर चढ़कर घर की सारी सफाई करती है, और फिर कुछ ही देर बाद भावना की मम्मी भावना के ससुराल आ जाती है। अरे लगता है बाहर माँ आ गई है। माँ आ गई आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, कैसी है तू? नमस्ते समधन जी। अरे क्या हो गया मम्मी, आप इतने जोर जोर से क्यों हंस रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वाह समधन जी, आपको तो मेरी बेटी ने हुलिया ही बदल दिया है। क्यों
माँ जी, इससे पहले आपने अपनी माँ को क्या इस रूप में देखा है? देखा ना, मेरी बेटी ने तुम्हारी माँ को ही बदल दिया। अच्छा ये सब छोड़िए माँ, चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए आप, मैं भी आपके लिए खाना लगवाती हूँ। ठीक है, हाथ मुंह धो लेती हूँ मैं। वैसे कुछ भी कहो समधन जी, जस तो आप रही हैं बहुत। माँ जी, ये बैग ना ऊपर वाले कमरे तक छोड़ देना आप। ठीक है बहू। बेचारी सावित्री जी इन कपड़ों में वैसे वो अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी, लेकिन क्या करती, बहू का ऑर्डर था जिसे वो टाल नहीं सकती थी। सावित्री जी को बहुत बुरा लगा कि उनकी बहू की माँ आते ही उनका कितना मजाक उड़ा रही थी, और इससे भी ज्यादा बुरा ये लगा कि उनके बेटे के सामने इतना मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उनके बेटे ने कुछ नहीं कहा। बेचारी सावित्री जी चुपचाप उदास होकर यह सोच ही रही थी कि पड़ोस से 2 महिलाएं आती है। अरे सावित्री दीदी, हमने सुना है कि बहू की माँ आई है, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। हाँ आई है ना बहू की माँ। अरे सावित्री जी मानती हूँ, बहू के आने के बाद आप काफी एडवांस हो गई हैं, सूट पहना है बहुत अच्छी बात है, बदला होना चाहिए, लेकिन कम से कम दुपट्टा तो ले लेती। अरे आंटी आप लोग आई हैं? हाँ बेटा, सास को सूट पहनना तो सिखा दिया, लेकिन क्या दुपट्टा डालना नहीं सिखाया तुम? पूरे घर में दुपट्टे के बिना ही घूम रही है तुम्हारी सास तो। आंटी जी जाइए ना, मम्मी कमरे में है, आप जाकर मिल लीजिए उनसे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ से ही मिलने आए हैं हम तो। ये क्या गवारपंती कर रही हैं आप? क्या मैंने आपको सूट के साथ दुपट्टा नहीं दिया है, जो बिना दुपट्टा के सारे घर में घूम रही हैं आप? अरे 4 लोगों के सामने तू करवा रही हैं आप। अरे बहू तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ घर की साफ सफाई में लगी थी, कहीं दुपट्टा फंस ना जाए और मैं गिर ना जाऊं, इसलिए मैंने दुपट्टा कमरे में ही रख दिया था। ज्यादा बातें ना बनाओ आप। अरे थोड़ी सी छूट क्या दे दी मैंने आपको, आप तो बस हवा में उड़ने लगी। मैंने आपसे सूट पहनने कहा तो ये तो नहीं कहा कि आप बिना दुपट्टे के घूमिए। अबे रोना धोने का तमाशा बंद करो और मेरी माँ का सामान उनके कमरे तक लेकर जाओ। बेचारी सावित्री जी आज सबके सामने मजाक बनकर रह गई थी, लेकिन वो अपना दुखड़ा रोती भी तो किससे, इसलिए वो बहू के कहे अनुसार सारा काम करती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, ऐसा लगता है ये मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़ कर गए हैं। आप देख रहे हैं ना जी, अरे मैंने कभी अपनी बहू पर कोई बंदिश नहीं लगाई, पर क्या समय आ गया है जो बहू मुझ पर इतनी बंदिशें लगा रही है। अरे वो भी क्या दिन थे जब मेरा खुद का कितना भरा पूरा परिवार था, मेरे ससुराल में सास ससुर 2 देवर पति और देवरानी थी, हम लोग सब कितने अच्छे से मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन जैसे मेरी बहू और देवरानी की बहू आई, धीरे धीरे करके बहुओं ने घर तोड़ दिया और सब अलग अलग रहने लगे। अरे सबसे ज्यादा हद तो भावना बहू ने की थी, जब उसे आए 1 साल भी नहीं हुए, लेकिन उसने सामने से घर का बंटवारा कर दिया, और मैं भी कितनी बेवकूफ थी जो अपनी बहू के फैसले में हाँ में हाँ मिलाया करती थी। मुझे क्या मालूम था कि बहू का इरादा तो कुछ और ही है। रजत के बाबूजी की भी कोई इतनी उम्र नहीं थी कि वो दुनिया छोड़कर चले जाते, लेकिन क्या करे, बहू के ऐसे व्यवहार और परिवार से दुख होने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब तो लगता है कि अच्छा ही हुआ जो वो दुनिया से इतने जल्दी चले गए, वरना अपने बहू के अत्याचार को देखते तो वैसे ही वो जीते जी मर जाते। मेरी दुर्दशा तो ये हो गई है इस घर में कि लोग कहते हैं कि सास बहू पर हुक्म चलाती है, लेकिन यहाँ मेरी बहू मुझ पर हुक्म चलाती है। सब कुछ उल्टा हो गया है इस घर में, सारा काम इस घर का अकेली मैं ही निपटाती हूँ, और बहू की एक आवाज पर दौड़ते हुए मैं बहू के सामने हाजिरी लगाने को खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी उस निर्दयी को मुझ पर दया नहीं आती है। अगर कोई भी काम गलती से ऊंच नीच हो गया तो मेरी दवाइयाँ गोली नाम बुलवाने की धमकियाँ देती है वो मुझे। मैं तो बस इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मेरी बहू कभी नाराज मत हो, क्योंकि वो जब भी नाराज होती है तो मेरी दवाइयाँ गोली सब बंद करवा देती है वो। अरे कभी कभी तो 2-2 दिन तक मेरा खाना पीना भी बंद करवा देती है। सबसे ज्यादा तो दुख मुझे इस बात का होता है कि ये सब मेरे बेटे की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन वो उफ तक नहीं करता है। इस तरह धीरे धीरे 2 हफ्ते का समय बीत जाता है, और 2 हफ्ते तक बेचारी सावित्री जी अपनी बहू और बहू की माँ की बस चाकरी ही करते रहती है। लेकिन फिर भी बहू को संतोष न था, वो जब मौका मिलता बेचारी सावित्री जी को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। भावना, भावना क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भावना, दीदी का फोन आया था। दीदी का कहना है कि उनके बेटे का जन्मदिन है, तो हम माँ को कुछ रोज पहले ही उनके घर भिजवा दें, और दीदी ने कहा है कि जब हम जन्मदिन में आएंगे तब माँ को वापस अपने साथ ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जाएगी आपकी माँ वहाँ? और यहाँ घर के कामकाज कौन संभालेगा? साफ साफ मना कर दो आप दीदी को। और रही बात जन्मदिन की, तो हम सुबह जाएंगे और शाम को लौट कर आ जाएंगे। अरे भावना, समझने की कोशिश करो। अगर तुम माँ को वहाँ नहीं जाने दोगी तो फिर दीदी अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएगी, और फिर सोचो अगर दीदी आएगी बच्चों को लेकर, फिर तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा और 4 बातें भी सुननी पड़ेंगी, सो अलग। अब बताओ माँ जी को तुम भेजोगी या नहीं? हाँ ये भी बात है, उससे तो अच्छा है कि आप अपनी माँ को छोड़ आओ अपनी बहन के घर, लेकिन उन्हें बता देना कि आप उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं माँ को आज ही छोड़ आता हूँ। माँ अपना सामान बांधो, आपको 1 हफ्ते के लिए दीदी के यहाँ छोड़ कर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि दीदी ने बुलवाया है आपको। ये बात सुनकर तो सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सावित्री जी सोचती है कि वो अब इस घुटन और बंधन से मुक्त होकर 1 हफ्ते अपनी बेटी के यहाँ खुली हवा में सांस लेंगी। इधर रजत अपनी माँ को अपनी बहन के यहाँ छोड़ कर आ जाता है, लेकिन यही भावना जिसे कामकाज ना करने की आदत थी, वो अकेले घर में परेशान हो जाती है और बस अपने पति पर गुस्सा ही निकालते रहती है। भावना, लंच में सब्जी की रोटी के अलावा भी कुछ रखा करो। पूरे 4 दिन हो गए, रोज तुम एक ही प्रकार की सब्जी और रोटी रख देती हो। देखिए ऐसा है रजत जी, जो बन गया है चुपचाप खा लीजिए, वरना वो रोटी सब्जी भी आपको मालूम नहीं है मैं कितने परेशानी से बनाती हूँ। और वैसे भी आपकी माँ को गए 4 दिन हो गए ना, अब लेकर आइए अपनी बहन के यहाँ से, मुझसे नहीं होते हैं ये घर के कामकाज।
अरे लेकिन दीदी ने पूरे 1 हफ्ते के लिए कहा है, और हम तो वैसे भी उनके बेटे के जन्मदिन में जाएंगे ना, तब माँ को ले आएंगे। अरे मैं नहीं जाने वाली हूँ कहीं जन्मदिन वन्मदिन में, मैं कुछ नहीं जानती। आप अपनी माँ को लेकर आइए, वरना इसी तरह रोज रोज सब्जी रोटी खाते रहिए, और एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं आपको खिचड़ी बना कर दिया करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आज दीदी से बात करता हूँ। बात मत करो, सीधे लेने चले जाओ आप। अरे 10 किलोमीटर की तो दूरी है, कह देना कि आप ऑफिस के काम से इधर आए थे, इसलिए आप माँ को लेने आ गए। जब जन्मदिन होगा तो फिर आ जाएंगे, कह देना। ठीक है। रजत भावना की बात मानकर अपने बहन के यहाँ पहुंच जाता है अपनी माँ को लेने, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ और बहन तो घर पर नहीं है। बच्चों ने बताया कि वो दोनों मार्केट गए हुए हैं। बेटा तुम्हारी मम्मी और नानी कितने देर से गई है मार्केट? बहुत देर हो गई मामा जी, अब तो शायद आते ही होंगे। ठीक है बेटा, जाओ खेल लो तुम। ठीक है मामा जी। अरे यार, फिर से भावना का फोन आ गया, अभी फिर से चिल्लाएगी मुझे कि मैं अभी तक आया क्यों नहीं हूँ। क्या बात है रजत जी, अभी तक आप आए नहीं? अरे भावना, माँ दीदी के साथ बाजार गई हुई है, इसलिए बस मैं उनका वेट कर रहा हूँ। बाजार गई है? तुम्हारी माँ को भी ना जाने ऐसा कैसा चस्का लगा है घूमने फिरने का कि दीदी के घर से मन नहीं भरा तो बाजार घूमने फिरने निकल गई। यहाँ तो कितनी बहाने करती है तुम्हारी माँ। मुझे क्या करना, वहीं पड़े रहो और खाओ वही सूखी रोटी और बासी सब्जी, मैं तो नहीं बनाने वाली कुछ। अरे ये माँ बेटों ने तो जैसे मेरा जीना आराम कर दिया है। ये माँ की वजह से ना मुझे इस भावना से कितना कुछ सुनना पड़ता है। कभी कभी माँ के ऊपर इतनी गुस्सा आती है कि जैसे मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाऊं। अरे भैया, आपने तो बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। हाँ नहीं बताया, मैं अपने ऑफिस के काम से आया था। और माँ, आपको बाजार बाजार घूमने की क्या जरूरत है? जल्दी से जाकर अपना सामान बांध लीजिए, मैं आपको लेने आया हूँ। अरे भाई, आप ये क्या बोल रहे हो माँ को? देखिए दीदी, आप ना अपने काम से काम रखिए प्लीज। वैसे मैं इतना परेशान हूँ और आप मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। और माँ, चुपचाप ना जाकर अपना सामान समेट लीजिए, मेरे पास इतने फालतू का समय नहीं है। बेटा कुछ मत बोलना अपने भाई से, मैं फिर आऊंगी तेरे घर, मैं अभी जा रही हूँ। बेचारी सावित्री जी ये सोचकर जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगती है कि उनके बेटे रजत का गुस्सा उनकी बेटी के ऊपर ना टूट पड़े और बेकार में ही भाई बहन का रिश्ता खराब ना हो जाए, इसलिए वो चुपचाप अपने बेटे के साथ चली जाती है। लेकिन ये सब चीज देखकर आज सावित्री जी की बेटी रोमा बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। क्यों माँ जी, आपको क्या लगा कि वहाँ रहने से आपके पंख आ गए हैं? यहाँ तो आप घर के काम करने में बड़ा कष्ट जताती हैं और वहाँ आप बाजार घूम रही थी। इसका मतलब तो यही है माँ जी कि आप यहाँ ना सिर्फ बहानेबाजी करती हैं। क्या एक बात बताइए, आपकी बेटी आपको जीवन भर रखेगी? नहीं तो माँ जी, आप कहिए ना अपनी बेटी को वो आपको ले जाके जीवन भर अपने ससुराल में रखे, फिर देखती हूँ। देखिए रजत जी, मुझे तो समझ में आता है, पक्के में ना तुम्हारी बहन इन्हें सब कुछ सिखाती होगी, तभी तो यहाँ आकर मुझे परेशान करती हैं, क्योंकि जब भी अपने बेटी के घर से लौटती हैं इनके अलग ही नखरे रहते हैं। अरे बहू, ये सब क्या बोल रही हो? अरे मेरी बेटी क्यों मुझे कुछ सिखाएगी पढ़ाएगी? अरे बहू, ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी बेटी भला मुझे क्यों उल्टी सीधी बातें सिखाएगी? वो तो हमेशा बस यही चाहती है कि उसके भैया भाभी का घर हमेशा हंसता खेलता रहे। बस बस माँ जी, हमें आप ज्यादा सिखाइए मत, हम सब जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। अरे लोग तो हमें देखकर जलते हैं। क्यों रजत जी, सच कह रही हूँ ना मैं। भावना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले तो तुम मुझे खाना दे दो। हाँ चलिए, खिलाती हूँ आपको खाना। भावना के मुंह में जो आता है वो बोल देती है मेरी और मेरी बेटी के लिए। एक बार भी ये नहीं सोचती कि उसकी बातें सुनकर हमें कितना बुरा लगता होगा। और आज तो रजत ने भी हद कर दिया। अरे उसने मेरा अपमान तो न जाने कितनी ही बार किया, लेकिन आज उसे जरा भी शर्म नहीं आई। अपनी बहन के ससुराल में खड़े होकर अपनी बहन का ही अपमान किया है उसने। अरे क्या से क्या हो गया रजत, क्या क्या सपने नहीं देखती थी कि मेरा तो बस एक बेटा और एक बेटी है। बेटी को विदा करूंगी, बहू लेकर आऊंगी और खुशी खुशी अपना जीवन जीऊंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है। अरे माँ जी, ऐसे कमरे में बैठकर कब तक सुख मनाते रहेंगी? जाइए ना, वहाँ पूरी रसोई फैली पड़ी है, जाकर रसोई समेट लीजिए और कुछ अच्छा सा खाना बना दीजिए। लगता है बेटी के घर से आना ही नहीं चाहती थी, बड़ा दुख हो गया है आपको बेटी के घर से यहाँ आने पर। हाँ बहू, अभी सब समेट लेती हूँ। बेचारी सावित्री जी किसी से कुछ नहीं कहती है और बस आंसुओं के घुट पी पी कर अकेले वो घर के काम काजों में लगी रहती है। रसोई के सारे काम तो मैंने कर दिए हैं और खाना भी बना दिया है, लेकिन आज दवाई खत्म होने वाली है और बहू ने मुझसे पर्ची भी नहीं मांगी। ऐसे तो हमेशा महीने के अंत तक बहू मुझसे पर्ची मांग लिया करती थी। माँ, मेरा टिफिन तैयार है क्या? हाँ बेटा, अभी ला देती हूँ। बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म होने वाली है और भावना बहू ने अभी तक मुझसे पर्ची नहीं मांगी। मैं पर्ची दे देती हूँ तुम्हें, बहू से कहकर दवाइयाँ बुलवा देना मेरी। अच्छा माँ जी, बेटे से मेरी चुगली कर रही हैं आप? ये क्या बोल रही हो बहू, मैं तुम्हारी चुगली क्यों करूंगी? तभी तो अपने बेटे को अपने बस में करने की कोशिश कर रही हो ना, उसे बता रही हो कि मैं तुम्हारी दवाई नहीं लाती हूँ। तुम लोगों की रोज रोज की किचकिच की वजह से ना अब तो घर में एक मिनट भी ठहरने का मन नहीं करता। सारी गलती ना माँ की होती है। अरे मुझे बताने की क्या जरूरत थी, हो गया ना घर में कलेश, भावना से ही कह देती। अरे तुम्हारी माँ चाहती ही नहीं कि हम लोग साथ में खुशी खुशी प्यार से एक साथ रहे। तुम्हारी माँ तो यही चाहती है कि हम दोनों के बीच में अनबन होती रहे, झगड़ा होते रहे। ये क्या बोल रही हो बहू? अरे ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटी की गृहस्थी को आग लगे देखना चाहती हो? अब बात को बदलने की कोशिश मत करो माँ जी, आपकी गलती साफ साफ पकड़ी गई है। मैं तो आपकी दवाई पहले लाने वाली थी, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया इस महीने तो मैं आपकी दवाई नहीं लाती हूँ। इस महीने तो आप बिना दवाई के रहिए, देखती हूँ बिना दवाई के आप जीते हो या मरते हो। चलिए जी। अरे मेरा लंच तो दे दो यार, मुझे वैसी देर हो चुकी है। हाँ आप चलिए ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। मनहूस कहीं की। अरे सही तो कह रही है भावना बहू, इस तरह से जलील होकर जीने से बेहतर है कि बिना दवाई गोली के ऐसे ही मर जाऊं मैं।
वैसे भी मर भी गई तो कौन बैठा है मुझे रोने वाला। सब तो कहेंगे कि अच्छा ही हुआ, कम से कम बुढ़िया मरी तो भला टली हमारी। सुनिए जी, आज ऑफिस से लौटते वक्त मेरी दीदी के बेटे को आप यहाँ लेकर आ जाइएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि दीदी और जिया जी एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। लाओ जल्दी मुझे लंच दे दो, बहुत देर हो चुकी है मुझे। हेलो, हाँ मम्मी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, बस खाली पीली बैठी हूँ। मम्मी, कुछ दिनों के लिए आ जाइए ना आप यहाँ। रीता दीदी का बेटा वासु आने वाला है यहाँ। दीदी और जिया जी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं जरूरी काम से। ठीक है ना बेटा? लेकिन तू भी अब बुआ बनने वाली है, इसलिए तेरी भाभी की देखभाल भी जरूरी है। अरे वाह, सच में मैं बुआ बनने वाली हूँ। हाँ बेटा, लेकिन देखो माँ, भाभी को इस बात का एहसास दिलाते रहना कि वो माँ बनने वाली है, बीमार नहीं। क्योंकि आजकल की लड़कियों के बस यही सोचने हैं कि माँ बनने की खबर आई नहीं और बस बीमार होने का नाटक करने लगते हैं। अरे बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखते हैं। अरे हाँ बेटा, ऐसी टेढ़ी खीरों को सीधा करना तेरी माँ को बखूबी आता है। ठीक है माँ। अरे वासु, तुम्हें क्या खाना है जल्दी बताओ। मासी, मुझे तो ना चिली पनीर बहुत पसंद है। चिली पनीर पसंद है? लेकिन अभी तो चिली पनीर मिलना पॉसिबल नहीं है बेटा, कुछ और खा लो। तुम पराठे और सब्जी खाओगे? ठीक है मासी, मैं कुछ और खा लेता हूँ। वेरी गुड बेटा। सुनिए माँ जी, वासु के लिए ना आप आलू के पराठे सेक दीजिए। ठीक है बहू। और सुनो, ये पराठे ही बनाने में सारा दिन मत निकाल देना। अभी बाहर हॉल की साफ सफाई भी करनी है और बाहर बरामदा भी कितना गंदा हो रखा है। जरा पानी डालकर अच्छे से धो दो बरामदे को भी। ठीक है बहू। ठीक है बेटा वासु, तुम्हें जो भी चाहिए ना ये दादी से ले लेना तुम। मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है मासी। दादी, मासी आपको हमेशा डांटती रहती है और घर के सारे काम बताती है, लेकिन आप मासी से कुछ कहते क्यों नहीं? चुपचाप आप घर का सारा काम करते रहते हो अकेले। अरे नहीं बेटा, मासी मुझसे प्यार करती है इसलिए वो मुझे काम बताती है। आप जैसे अपनी मासी को काम बताते हो ना, वैसी मासी मुझे बताती है। वासु को आए यहाँ धीरे धीरे एक हफ्ते होने लगते हैं और वासु अपनी मासी की हरकतों पर नजर रखने लगता है। वासु देखता है कि उसकी मासी हमेशा उसकी दादी को चिल्लाते ही रहती है। वासु के दिमाग में ये सारी बातें घर करने लगती है। अरे कौन है? आ रही हूँ। मासी, मैं जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। लो, मासी को आए एक हफ्ते हुए नहीं और उनके सिपाही भी पीछे पीछे चले आए। क्या दीदी, आप लोग हमें चैन से रहने क्यों नहीं देती हैं? क्या मतलब भाभी, ये आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? अरे जब हमने माँ जी को आपके घर भेजा था तो आप उन्हें मार्केट लेकर क्यों गई थी? अरे क्यों उन्हें बाजार का आदत लगा रही हैं आप? अब ऐसा ना दीदी, हमारे पास आपकी जितनी फुर्सत होती नहीं है कि हम घर में बैठे ठाले उन्हें मार्केट से मार्केट घुमाते रहें। और आपकी माँ को भी ना मार्केट जाने का बड़ा ही शौक चढ़ा है। भाभी, आप माँ के साथ आज ही ऐसा व्यवहार कर रही हैं या हमेशा ही ऐसा करती हैं? आंटी, मासी तो हमेशा दादी जी को डांटती ही रहती है, इसमें कौन सी नई बात है? हमारे घर में तो रोज दादी सुबह से लेकर शाम तक डांट ही खाते रहती है। बदतमीज, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने किसने कहा है? मासी, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, सच ही तो कह रहा हूँ ना। ये लो, देख लो ये बच्चा एक हफ्ते में ही यहाँ का कितना बदतमीज हो गया है। दिन भर ये आपकी माँ के साथ रहता है। रजत जी, आपकी माँ ने इसे सिखाया होगा इस तरह से बात करना। चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहाँ से अपने कमरे में चली जाओ, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। और अभी दीदी से फोन करके कहती हूँ कि तू कितना बदतमीज हो गया है, तुझे आकर अभी के अभी ले जाए वो। अरे भाभी, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिमाग में आप ऐसी बातें डाल रही हैं। बच्चा जो देखता है वही बोलता है। और सबसे बड़ी बात भाभी, अरे मैंने तो हमेशा से सुना था कि एक सास अपनी बहू पर बंदिशें लगाती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। आपने माँ पर कितनी बंदिशें लगा कर रखी है, उन्हें कहाँ आना जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं पहनना है। अच्छा, तो आपकी माँ ने मेरी चुगली की है आपसे? माँ ने चुगली नहीं की है भाभी, अड़ोस पड़ोस वालों को भी दिखता है कि आप सब कुछ तय करती हैं कि मेरी माँ को कैसे रहना है। लेकिन एक बात भाभी, आप भूलिए मत, वो आपकी सास है और आप उनकी बहू। अरे मुझे तो पहले ही मालूम था, ये अड़ोस पड़ोस वाले भी ना जलते हैं मुझसे। भाभी तो भाभी, और भैया आप मेरे घर में माँ के साथ कैसा व्यवहार करके आए हैं? क्या ऐसा व्यवहार आपका उचित है? अरे वहाँ तो वहाँ, यहाँ भी इतना कुछ भाभी सुनाई जा रही है, लेकिन आप मुंह में पान दबाए चुपचाप भाभी की बात सुन रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर इस घर में चल क्या रहा है। अरे मेरे पापा क्या गए, इस घर की तो जैसे काया ही पलट गई। वैसे भाई साहब, मेरा कुछ कहना सही तो नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मम्मी जी के साथ इतना कठोर होना ये सही नहीं है। आखिर वो आपकी माँ है और मुझे तो याद भी नहीं कि आपकी माँ ने कब आपसे ऊंची आवाज में बात की थी। क्या आपको याद है? ऐसा क्या हो गया भाई साहब जो आप माँ के साथ इतने सख्त हो गए हैं? देखिए जिया जी, आप ना मेहमान हैं, आपका हमारे घर में दखल देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी जिया जी, आपके घर में आपकी बीवी जो करती है तो क्या हम सब कुछ कहने जाते हैं और हम अपनी सास को कैसे रखते हैं, इससे आपको क्या लेना देना? और इतनी दया आ रही है ना अपनी आदरणीय सासू माँ पर, तो इसे ले जाइए अपने घर। इस आफत की गठरी को वैसे भी कौन अपने साथ रखना चाहेगा? बेचारी सावित्री जी अब तक तो सब कुछ चुपचाप सहती रही, लेकिन जब बात उनके दामाद के ऊपर आई तो सावित्री जी सहन नहीं कर पाई और उनके सब्र का बांध टूट गया। सावित्री जी आगे बढ़कर अपनी बहू भावना के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है। अरे मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया था अपने बेटे के लिए। अरे मेरी बेटी की मानता तो देखो, वो मुझे बाजार अपने लिए या मेरे लिए लेकर नहीं गई थी, वो तो अपने भैया और भाभी के लिए गिफ्ट लेना चाहती थी उनकी सालगिरह में देने, इसलिए मुझे लेकर गई थी। और उस दिन त्योहार की वजह से मार्केट में बहुत भीड़ चल रही थी, इसलिए हमें घर आने में बहुत देर हो गई। अरे ये तो मेरे संस्कार है जो आज तक मैं चुप हूँ। अरे लोगों के घर देखो, लोग अपनी बहू को तहजीब और तमीज सिखाते हैं और उस पर बंदिशें लगाते हैं, पर मैंने
जिम्मेदारियाँ मेरी बीवी ने उठा रखी है। अच्छा, तेरे मुंह में भी जबान है, इसे तुम जिम्मेदारी निभाना कहते हो? अरे बेटा, ये क्यों नहीं कहता कि तेरी बीवी इस घर पर हुक्म चलाना जानती है और तुम लोग इस घर पर क्या ही खर्च करते हो? अरे ऊपर वाले जो 4 कमरे किराए से चल रहे हैं, उसी के रुपयों से ये घर चलता है। और मेरी बेटी दामाद और भाई बहन तो यहाँ आते नहीं, बस तुम्हारी सास आकर यहाँ पड़ी रहती है। फिर मुझ पर और मेरी बेटी दामाद पर तुम्हारा क्या खर्चा हो जाता है? अरे जाने दीजिए माँ, बहुत हो गया बेटा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरा घर है जो तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया है, इसलिए सुन लो बेटा, अब ना मैं आजादी से रहना चाहती हूँ और खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। इसलिए ना अब मैं तुम्हारी बीवी के कहे अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुसार जीवन जीऊंगी। ये घर और संपत्ति मेरे पति ने मेरे नाम की है। अगर तुम मेरे नियम से नहीं चलोगे तो तुम लोग इस घर को छोड़कर जा सकते हो। अरे जाने दो माँ, गुस्से में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत हो जाता है। ये देख लो, आग लगाकर आप उसे बुझाने की कोशिश कर रही हैं। और जिया जी, आप अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जाते क्यों नहीं है? लगता है इस घर की संपत्ति देखकर आप लोगों को भी लालच आ गया है। रजत, समझा ले अपनी पत्नी को, वरना धक्के मार के तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। खबरदार भावना, जो मेरी बेटी बहू के खिलाफ तूने एक शब्द भी कहा। अरे चुप हो जाओ भावना, और माँ को कुछ मत बोलो। माँ बहुत गुस्से में है, अगर कोई फैसला ले लिया उन्होंने ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और जिया जी से भी कुछ मत कहो, तुम जानती हो ना जिया जी वैसे भी पेशे से वकील हैं। अरे हट, वकील होंगे तो अपने घर के लिए होंगे। अरे ये मेरे घर के मामलों में इतना हस्तक्षेप क्यों करेंगे? अरे नमा बेटा, जरा 100 नंबर पर फोन तो लगाना। मैं अभी इन दोनों के खिलाफ FIR करती हूँ कि ये लोग मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसा गजब मत करो, आप जो कहेंगी हम वो मान लेंगे। रहने दो माँ, एक बार माफ कर दो भैया भाभी को। बेटा, इन दोनों मक्कारों को माफ तो नहीं कर पाऊंगी मैं, लेकिन बस इन लोगों के ऊपर दया करके इतना कर सकती हूँ कि ऊपर वाला जो कमरा है ना, उसमें ये लोग किराया देकर रह सकते हैं। जैसे बाकी लोगों से मैं 5000 किराया लेती हूँ, इन लोगों से सिर्फ 3000 रुपए लूंगी। यदि इन्हें पड़ता है तो रहे, वरना मेरे घर से अभी के अभी निकल जाइए दोनों। और ये जो ऊपर से नीचे आना जाना करेंगे ना, तो पीछे के रास्ते से करेंगे, मेरे घर से नहीं। हाँ माँ, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन देखिए प्लीज हम इस घर से मत निकालिए और पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट मत कीजिए। और दोबारा इन लोगों ने मेरा या मेरी बेटी दामाद का अपमान किया ना, तो इन लोगों को ऊपर वाले कमरे से भी बाहर निकाल फेंकूंगी। चलो ना जी, हम लोग कहीं और रह लेते हैं, वैसे भी किराया तो देना ही है। ये क्या बोल रही हो भावना, बाहर की महंगाई जानती हो तुम, और जब हम लोग बाहर रहेंगे तो कितनी थूथू और बदनामी होगी। इसलिए चुपचाप ना माँ से माफी मांग लो, इसी में हमारी भलाई है। ठीक है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, हम ऊपर वाले कमरे में ही रह लेंगे। और बेटा, मेरी बेटी यहाँ तुम लोगों से कुछ मांगने नहीं आई थी, ये तो बस तुम्हारी शादी की सालगिरह के लिए कुछ उपहार खरीदी है, जिसे देने आई थी, क्योंकि ये लोग 7 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। लीजिए माँ, दे दीजिए भाभी भैया को। अपनी ननद की बात सुनते ही भावना का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। तो देख लिया ना दोस्तों आज आपने, अरे हमेशा अच्छे संस्कार सिर्फ अपनी बेटी को देने की जरूरत नहीं होती, संस्कारों की जरूरत तो बेटों को भी होती है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।